अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान तनाव की कैफियत किसी एक वाक़े या बयान तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक मुसलसल और बढ़ती हुई कशीदगी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। 9 मई के वाक़यात के बाद यह खलीज जिस तेज़ी से वसी हुई, उसने न सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि कौमी सलामती के बयानियों को भी 2 वाज़ेह हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक तरफ रियासती इदारे जो दहशत गर्दी, दाखिली सलामती और रियासती रिट के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अवलीन तरजीह करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि वो इन तमाम इक़दामात को सियासी तनाजुर में देखती और उन्हें सियासी मुदाखलत से जोड़ती दिखाई देती है। गुज़श्ता दिनों DGI-SPR की जानिब से तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर सख्त तनकीद सामने आई थी, ताहम आज एक बार फिर DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि बराह रास्त बानी PTI को भी अपने निशाने पर रखा। उनकी जानिब से जारहाना अंदाज अपनाना महज एक रद्द-ए-अमल ही मालूम नहीं होता, बल्कि एक वाज़ेह और सोचा समझा पैगाम है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उससे मुंसलिक सोशल मीडिया सेल मुसलसल इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहा है। ख़ासतौर पर बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी ट्वीट्स का सामने आना जिनमें बराह रास्त अस्करी क़यादत और रियासती इदारों को हदफ बनाया गया, इदारों के लिए शदीद तशवीश का बाइस बना। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम भी बार बार दोहराया जाता रहा कि रियासती इदारे सियासत में मुदाखलत कर रहा है, और यही इल्ज़ाम इदारों के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल का बाइस बना है। इस तमाम सूरत हाल में सबसे हसास पहलू KPK में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुमकिन ऑपरेशन की मुखालिफत है। अब इस सारे पस मंज़र में आज DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर ऑपरेशन की मुखालिफत करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने 2 टोक अंदाज में यह वाज़ेह किया कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी के ऑपरेशन की मुखालिफत फ़र्क नहीं पड़ता, सूबे में अब भी ऑपरेशन जारी है। DGI-SPR ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की, जरा सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखता हूं। वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले ही बार बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बहरहाल DGI-SPR सूबे के वज़ीर आला को 2 टोक अंदाज में कह रहे हैं कि उनकी मुखालिफत से सूबे में जारी ऑपरेशन पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज DGI-SPR ने यह भी वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान इस वक्त खित्ते में दहशतगर्दों का गढ़ बना हुआ है, और 2021 के बाद अब जिस दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाया, DGI-SPR के मुताबिक माजी की हुकूमत न सिर्फ इस खतरे को नज़रअंदाज कर रही थी, बल्कि दाखिली तौर पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मसरूफ़ थी। अगर आप इन फैक्ट्स को और फिगर्स को देखते हैं, एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। हमारे बहुत से दोस्त, साथी, सहाफ़ी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से बैठे हैं, आई कैन सी देम। ये सवाल आपके जहन में तो चीख चीख के आता होगा कि क्यों। इसकी बुनियादी वजह है, इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड द पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। अब DGI-SPR का ये बयान दरअसल तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत की पॉलिसीज़ पर बराह रास्त इल्ज़ाम है, जिस पर कलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात, नर्म रवैया और बाज़ अनासर को वापस लाकर बसाने जैसे फैसले शामिल थे। रियासती मौक़िफ़ ये है कि उन्हीं पॉलिसीज़ का खुमियाजा आज पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल DGI-SPR ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया कि रियासत किसी सूरत इस बयानी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई फ़र्द या जमात खुद को मुल्क से बालातर समझे। अब अगर मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान फासले कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ते चले गए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इदारे सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, जबकि इदारे इस इल्ज़ाम को न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इसे दानिस्ता तौर पर प्रोपेगेंडा करार देते हैं। आज DGI-SPR ने इसी बयानिए पर इंतहाई जारहाना रद्द-ए-अमल दिया। उनका इस मुतालिक क्या, वो भी आपको दिखाते हैं। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है। सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नजरियात हमारे लिए बराबर हैं, जब अगर वो पाकिस्तानी है। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वो बाख्तियार वजीर आजम था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूं। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे। इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त व विरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, DGI-SPR के आज के प्रेसर के बाद क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी? देखें जी, मुज़ाकरात के रास्ते हर वक्त खुले होते हैं, और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट या DGI-SPR कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं रहा। लेकिन बात यह है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने हैं या तहरीक इंसाफ से, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तहरीक इंसाफ के जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो लोग असम्बली का हिस्सा हैं, जो लोग सूबाई हुकूमत KPK का हिस्सा है, उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए और जो इशूज़ उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये
तशरीह करता है कि मुज़ाकरात का मतलब जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई है या बानी तहरीक इंसाफ की ब्लैकमेलिंग को मानना है, तो वो ज़ाहिर है पहले भी मुमकिन नहीं था, अब भी मुमकिन नहीं है। बाकी सियासी जमातों के आपस में बातचीत रहती है, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होते रहते हैं, तलक़ी भी होती है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ का केस बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, मुज़ाकरात का मैंडेट वज़ीर आज़म साहब के पास है सर? वज़ीर आज़म साहब का मुकम्मल मैंडेट है। वज़ीर आज़म साहब के पास मैंडेट है तो वज़ीर आज़म साहब ने कई मरतबा ऑफर की। पिछले 2 सालों में पीएमएलएन जो है 4 मरतबा सीरियस एफर्ट कर चुकी है। पहली दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी साहब मरहूम की सरबराही में कमेटी बनाई। बैकआउट किसने किया? ये मैंडेट वाला सवाल सर मैंने आपसे इसलिए किया कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब अकेले नहीं है, ज़ाहिर है कुछ और स्टेक होल्डर्स उनसे बात होगी। और फिर आपको याद होगा सुहेल अफरीदी साहब की एक बात हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, उसमें भी उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा, तो वो अभी तक पूछ के बताया ही नहीं। नहीं, वो मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा है या आपके प्रोग्राम में मैं नहीं कह सका। उन्होंने बिल्कुल गलत एक लोग बात की, झूठा इल्जाम लगाया कि मैं पूछकर बताऊंगा। उन्होंने इस तरह बात ही नहीं हुई थी, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वजाहत अभी यहाँ पर कर देता हूँ। वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें फ़ोन किया और ज़ाहिर है बातचीत हुई, मुबारकबाद दी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करा दें, और उस हवाले से मैंने एक दरख्वास्त भी दी हुई है हुकूमत पंजाब के होम डिपार्टमेंट को। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं इंक्वायर कर बताता हूँ, यानी उस दरख्वास्त के बारे में उसकी तशरीह उन्होंने की, मैं पूछकर बताता हूँ, और वो किसी और से पूछकर मेरी मुलाकात का कह रहे हैं। तो मकसद कहने का ये कि हर बात पे ट्रोलिंग करना, वज़ीर आज़म के मुतालिक जो है वो सियाक व सबाक से हटकर बात कर देना, यानी ये इट वाज जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और ये ट्रोलिंग की उन्होंने। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं है वज़ीर आज़म साहब के पास, कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हैं जिनसे पूछना है। तो राना सनाउल्लाह साहब राना सनाउल्लाह साहब की अपनी राय होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की बात का मकसद मेरे ख्याल से यही होगा जो मेरी आंखों से गुजरा है, कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, और पाकिस्तान ज़ाहिर एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है, अब हमारे ताल्लुकात ईरान से अच्छे हो गए, वरना तो ईरान, अफगानिस्तान एंड भारत तीनों तरफ ज़ाहिर आपके जो हमसाए हैं उनकी तरफ से कोई आपको ठंडी हवा नहीं आती। तो उसमें ज़ाहिर है आपके मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इदारों का, अस्करी इदारों का रोल बढ़ जाता है। उसमें ज़ाहिर है अगर कोई चीज़ आप अस्करी इदारों से मशवरा कर लेते हैं तो गैर आईनी नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं है। ज़ाहिर है आप अपनी सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद आगे चलते हैं। जब नहीं, जमात जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात के लिए भी सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत करना जरूरी है सर? जी, उसकी वजह यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमात में अस्करी विंग बना ले, अगर पॉलिटिकल पार्टी 9 मई कर एक मुसल्ला मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश करे, अगर पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि टीटीपी से मुज़ाकरात होंगे वरना हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, फिर ज़ाहिर है तीनों चीजें सिक्योरिटी से मुतालिक है, तो ज़ाहिर उन इदारों का किरदार बढ़ जाता है। अगर जिससे मुज़ाकरात करने, जिसकी जमात से मुज़ाकरात करने, वो मीर जाफर और मीर सादिक जैसे नैरेटिव बना चुका हो, वो एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव बना चुका हो, वो ये कहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, उसके बाद जाहिर है जिस फरीक के बारे में आप कोई बात करते हैं तो आप उस फरीक को सुनते हैं। नहीं, लेकिन ये मुज़ाकरात में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ते। के इशू पे तो नहीं होने ना सर, ये तो पॉलिटिकल मामलात पे होंगे, और पॉलिटिकल में पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए। आज डीजीआईएसपीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब खुद मुख्तार है, हर जो वो पहले, इससे पहले वज़ीर आज़म भी बाइख्तियार थे, अब भी वज़ीर आज़म बाइख्तियार है, खुद मुख्तार है। तो वज़ीर आज़म साहब अगर बाइख्तियार हैं तो ये फैसला तो उनके इख्तियार में है ना सर, उनके पास इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात कर लें। लेकिन जी बहुत शुक्रिया, वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल बाख्तियार है, लेकिन जो काम बानी तहरीक इंसाफ ने किया है उसके बाद कोई भी सियासतदान या कोई भी सियासी जमात या कोई भी वज़ीर आज़म ये नहीं समझता कि इनसे बातचीत के लिए वो अपनी पूरी सवाबदीद इस्तेमाल करे। ये इस तरह का शख्स है जो इसके मुंह में आता है वो बोल देता है, जिस तरह के ट्वीट्स करता है, उसके बाद जाहिर है आपने अपने इदारों की इज्जत खुद करवानी होती है। हम ये नहीं समझते कि जो इदारों के बारे में जबान आपने इस्तेमाल की है, हम अपने सियासी फायदे, सियासी मकासद के लिए इकट्ठे हो जाएं और हम सियासी बातचीत करना शुरू कर दें। जो इदारों की इज्जत और तकरीम आपने कम की, जो आपने मुसल्ला बगावत की इदारों के खिलाफ, उसमें हम आपसे माजरत के या माफी के या इवन के इदारों को ऑन बोर्ड ना लें, मैं समझता हूँ गलत होगा। या तो आप इदारों के बारे में कोई बात ना करते, आप कोई चीज ना लेते, फिर हम इदारों को बीच में लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई से होने हैं या पीटीआई से होने हैं, तो इसका मतलब है यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि मुज़ाकरात तो बानी पीटीआई से नहीं होने, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी से होने। अब वो मुज़ाकरात वहाँ पे किसके साथ हो रहे हैं? या तो महमूद खान अचकज़ई या अलामा राजा नासिर अब्बास, या फिर एक नेशनल जो डायलॉग कमेटी बनाई हुई है एनडीसी, उसके अंदर भी, और वो भी ये कह रहे हैं कि उसमें हमारा मुतालबा किसी सूरत बानी पीटीआई की रिलीज़ नहीं है, हमसे बैठे बातचीत करें। मतलब ज़ाहिर है सियासी लोग जब बैठते तो सियासी गुफ्तगू होती है, तो क्या उनसे भी बातचीत के लिए रेडी नहीं है आप?
नहीं, उन बेचारों के पास ना कोई मैंडेट है, ना उनकी इस सारे प्रोसेस में कोई वक़्त है। अचकज़ई साहब ठीक है, एक सियासतदान है, एक सीट के एमएनए हैं वो, 40-50 हजार उन्होंने वोट लिए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें कोई ऐसा अख्तियार नहीं दिया, सिर्फ उन्हें आगे इसलिए किया कि वो हमें एंगेज करें, और जब बानी का दिल चाहे वो कह दे कि जी मैंने थोड़ा कहा था कि इनसे मुज़ाकरात करें, या मेरा कोई वीडियो बयान आया हो, या इवन के अगर वो कोई बात ऐसी कर दे जो बानी को ग्राम गुजरे, तो बानी अपना नैरेटिव बचाने के लिए मरो और महर्दों की पॉलिसी की वजह से वोटर साथ खड़ा हुआ है ना। जब आप हमारे साथ मेज पर बैठेंगे तो वोटर क्यों खड़ा होगा आपके साथ? तो आप फौरन पीछे हटने की गुंजाइश रख रहे हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात में संजीदा है, अपनी जमाती किसी रीजनेबल आदमी को अख्तियार दें और उससे हम बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, असेंबली बिजनेस पे बात करेंगे, 2024 इलेक्शन पे बात करेंगे, 2018 इलेक्शन पे बात करेंगे, बाकी इश्यूज पे बात करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी को अख्तियार भी ना दें और आपके मुज़ाकरात मुझसे किए जाएं तो हम आपके पास चलकर तो नहीं आएंगे कभी भी। नहीं, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं ना कि हमने इनको इख्तियार दिया हुआ है, मैंडेट तो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के पास। नहीं नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आपने PTI बानी तहरीक इंसाफ का इंटरव्यू किया? नहीं, कोई नहीं। बानी तहरीक इंसाफ ने खुद अपनी बहन को कहा है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। नहीं, और आप उन्होंने स्टेट आके पावर का बताया ऐलान कि करें। मुज़ाकरात का मैंडेट तहरीक मैं भी तहफ़्फ़ुज़ आपको यानी बता रहा पाकिस्तान हूँ के ना, पास है। मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब वो एक बात वो बता रहे हैं, एक मैं बता रहा हूँ। अब इसको नल एंड वाइट कौन करेगा? बानी तहरीक इंसाफ अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं ये बात कि मैं मुज़ाकरात का हामी हूं, मुज़ाकरात मैंने सियासी जमातों से करने हैं, मेरी अपनी जमात के ये लोग मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और अगर इस मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की पूरी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं, और जो चीजें होंगी उन्हें मैं ऑन करता हूं, और मेरे वोटर और फॉलोअर भी उसको ऑन करें। ये करें, ट्वीट अपने आई के अकाउंट से करें। वैसे ये कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं हुज़ैफा साहब, हुकूमत तो बड़ी है ना, जाहिर है उनकी मुलाकात, आप तो मिल भी सकते हैं बानी पीटीआई से, हुकूमत तो बराह रास्त बात कर सकती है इमरान खान साहब से, इसके लिए कोई ट्वीट की क्या जरूरत है? नहीं, क्यों हम बराह रास्त बात करें? एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको पहले 14 साल सजा हुई थी, अब 17 साल सजा हो गई है, वो अपनी सजा काट रहा है। हम जो है अपने आप को कानून से बाहर आकर कोई नहीं। तो फिर वजीर आजम साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की है वो किससे की है? वो जाहिर है तहरीक इंसाफ के जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो फिर मुज़ाकरात करें ना सर, क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं करना चाहते। वो तो कहते हैं कि हमें अलाउ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं पता ना, आप अपनी मालूमात में इजाफा करें। आप मिनिस्टर गौहर का ऑफ द रिकॉर्ड उससे पूछे, मिनिस्टर गौहर आपको बताएगा कि हमें इजाजत ही नहीं है बातचीत करने की। तो इजाजत किसी को तो है ना सर? किसी को भी नहीं है। कोई बानी तरीके से मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है। वो सिर्फ इंतशार चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं दोबारा लाडला बन जाऊं, मेरी रिहाई हो जाए। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है सर? बिल्कुल चाहती है हुकूमत मुज़ाकरात करना। किससे? तहरीक इंसाफ से। और किससे? यानी बैरिस्टर गौहर से? जाहिर है तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त क़यादत है बैरिस्टर गौहर के पास है। बैरिस्टर गौहर या असेंबली में जो बैठे हुए तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ, और तो किसी के साथ मुलाकात नहीं। लेकिन बैरिस्टर गौहर को भी आप चेयरमैन तो नहीं मानते पीटीआई का? नहीं, हम नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन नहीं उन्हें मानता जी। हम तो उन्हें बड़ा बनाया, हमेशा इज्जत दी। अगर वो अपने इलेक्शन करा दें, कागज अपने पूरे कर दे दें, तो चेयरमैन बन जाएंगे वो। नहीं, लेकिन वो नहीं है ना सर। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बैरिस्टर गौहर से बात करना चाहते हैं। नहीं, हम अगर बैरिस्टर गौहर का चेहरा पसंद नहीं है पीटीआई के लोगों को, तो असेंबली में और जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी को नॉमिनेट कर दें। ये हामिद डोगर हैं, बाकी लोग हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, आप इसकी तहकीक करें। तहरीक इंसाफ के अंदर किसी बंदे के पास कोई अख्तियार नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ सिर्फ इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मरो और मार दो, एहतजाज करो, गाली दो। और इसके अलावा उनको पता है कि अगर मैं मुज़ाकरात करूंगा तो मेरा जो नैरेटिव साथ खड़ा हुआ है वो इसी बयानिए पे खड़ा हुआ है, और जब मैं नून और पीपल्स पार्टी के साथ एक मेज पे बैठूंगा तो मेरा बयानिया कहां जाएगा। इसीलिए इन्होंने उस बात से बचने के लिए अब कंफ्यूजन का शिकार है। मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मेरा वोट बैंक भी मुतासिर ना हो। अगर मुज़ाकरात करते हैं तो बयानिया खत्म होता है और वोट बैंक जमीन पे आता है। अगर मुज़ाकरात नहीं करते तो जाहिर है ऑब्वियसली जो उनकी पार्टी है वो खत्म होती है। तो आगे कुएं और पीछे खाई है। इसलिए ऐसी सूरत हाल में उन्होंने एक इररेलेवेंट बंदे को नॉमिनेट कर दिया, और बहनें आकर कह रही हैं, कोई बहन कहती है मुज़ाकरात नहीं करने, बानी कह रहे, कोई कहती है करने हैं। पूरी पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है। आसान तरीका है भाई, अगर आपने हुकूमत को एक्सपोज करना है, आप जिस ट्विटर हैंडल के जरिए गालियां दे सकते हैं इदारों के सरबराहों को, हुकूमत को गालियां दे सकते हैं, लोग जबान इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ऐलान कर दें। अच्छा, हुज़ैफा रहमान साहब, ज़ाहिर है ट्रस्ट डेफिसिट या अनसर्टेनिटी तो वहां पर भी है ना, और वो ये है कि मुज़ाकरात के लिए तो माहौल पैदा किया जाता है, सीबीएम्स होते हैं, कॉन्फिडेंस दोनों तरफ बहाल होता है। तो आप सीबीएम के तौर पे कम से कम बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत तो दे दें, हुकूमत ये तो कर सकती है। नहीं, बिल्कुल ये ना देंगे।
ना हमें ऐसी सीवीएम की जरूरत है। एतमाद हमारे ऊपर तो बनी फिर वो जो तरीके ट्वीट आप रिक्वायर कर रहे हैं कि उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट, तो फिर ट्वीट कैसे होगी नहीं जब कर तक रहे। इंस्ट्रक्शंस ही नहीं आपको आएंगी? बहुत ज्यादा उनका कंसर्न है, तो मैं आपका कंसर्न दूर कर रहा हूं कि अगर मुज़ाकरात करवाने तो इस तरह करा ले, हमें तो कोई नहीं, हम तो सर मैं वही कह रहा हूं ना कि जब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह करा ले, तो फिर मुलाकात की इजाजत देंगे तो होगा ना। नहीं, बात ये कि मुलाकात की पहले इजाजत दी थी भाई, उसके बाद उनकी बहन ने वेलबींग तो बाहर आकर नहीं बताई, जो कुछ बताया वो फिर पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद से लेकर अब तक ना मुलाकात हुई और ज़ाहिर है फिर हमने सख्ती करनी थी। ये तो किसी कैदी को इजाजत नहीं है कि वो जो भी गाली दे और बाहर आकर बता दी जाए और उसको ट्वीट कर दिया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ स्टेलमेट, दोनों तरफ से बयानात हैं, ये सिर्फ लफ्जी गोलाबारी है, मुज़ाकरात के लिए ना तो माहौल पैदा हो रहा है, ना कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, और ना ही हो सकता है। हाँ नहीं, बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी को पता है कि अगर मुज़ाकरात हुए, मेज पर बैठा, तो मेरी सियासी जमात जो है उसका पूरा बयानिया खत्म हो जाएगा और मेरी जमात तितर बितर हो जाएगी। मेरे पास ना कोई तरक्याती काम है बताने को, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई गवर्नेंस है, मेरे पास सिर्फ गाली है, फलां चोर है, फलां गद्दार है। अगर मैं उन्हीं के साथ बैठ जाऊंगा तो ज़रा मेरा नैरेटिव कहाँ जाएगा, इसलिए मुज़ाकरात मुझे होते हुए नजर नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़र रहमान साहब आपके वक्त के लिए। बराए कौमी सकाफ़त व विरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़र रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेनेजुएला के माजूल सदर मादुरो और उनकी अहलिया के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई ने आलमी सियासत को एक बार फिर ऐसी नहज पर ला खड़ा किया है जहां यह खदशा फिर से सर उठा रहा है कि शायद अब दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है। तारीख ये बताती है कि बड़ी जंगें अक्सर किसी एक मुल्क पर महदूद हमले से शुरू होती हैं जो बाद में आलमी ताकतों को आमने सामने ले आती हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी मदाखलत को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लातीनी अमरीका का मसला नहीं रहा, बल्कि इसके असरात यूरोप, एशिया और मशरिक़ वस्ता तक महसूस किए जा रहे हैं। अमरीका की इस कार्रवाई ने आलमी ताकतों के दरमियान पहले से मौजूद अदम एतमाद को मज़ीद गहरा कर दिया है और आलमी निज़ाम एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार दिखाई देता है। अब जैसा कि अमरीकी हुक्काम ने वेनेजुएला में की गई कार्रवाई को इंसदाद बदउनवानी और कौमी सलामती से जोड़ने की कोशिश की। अमरीका के मुताबिक वेनेजुएला में सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मकसद सिक्योरिटी, मनशियात और कानून के नफाज से जुड़ा हुआ था। वेनेजुएला में इस फौजी कार्रवाई पर अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद एक ऐसे रियासती ढांचे को कमज़ोर करना था जो मुबैना तौर पर मनशियात की स्मगलिंग, मुनज़्ज़म जराइम और अमरीका मुखालिफ नेटवर्क्स की पुष्पनाही कर रहा था। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक वेनेजुएला की हुकूमत ख़ास तौर पर आला क़यादत मनशियात के आलमी नेटवर्क्स के साथ मिलकर काम कर रही थी, जिसमें ना सिर्फ खित्ते बल्कि अमरीकी कौमी सलामती को भी बराह रास्त खतरात लाहक थे। अमरीका ये भी दावा करता है कि वेनेजुएला एक ऐसा मरकज़ बन चुका था जहाँ से कोकेन और दीगर मनशियात बड़े पैमाने पर अमरीका और यूरोप स्मगल की जा रही थी और रियासती इदारे इस अमल में या तो शरीक थे या जानबूझकर खामोश थे। इसी तनाजुर में अमरीका ने सदर निकोलस मादुरो को नार्को टेररिज्म, मनशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, अमरीका को मनशियात फराहम करने की साजिश और मुजरिमाना तंजीमों की मुआवनत जैसे इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का दावा किया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अगर ये इल्ज़ामात अदालत में साबित हो जाते हैं तो वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया समेत दीगर आला हुक्काम को कई दहाइयों पर मुश्तमिल कैद की सज़ाएँ हो सकती हैं। ताहम वेनेजुएला, रूस, चीन और दीगर ममालिक इन इल्ज़ामात को सियासी तौर पर घड़ा गया मुकदमा करार देते हैं और कहते हैं कि अमरीका दर हकीकत कानून का नफाज नहीं, असल में हुकूमत की तब्दीली चाहता है। आलमी कवानीन के माहिरीन भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आया किसी खुद मुख्तार मुल्क के सदर के खिलाफ इस नौयत की फौजी या अदालती कार्रवाई बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर किसी भी मुल्क को यकतरफा तौर पर दूसरे मुल्क में फौजी कार्रवाई या रियासती क़यादत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। अब इसीलिए आलमी मुबसरीन इस इक़दाम को एक ख़तरनाक नज़ीर समझते हैं जो मुस्तक़बिल में दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी नाक़दीन के मुताबिक इस मुदाखलत का असल मकसद ताकत का मुज़ाहरा और अमरीकी बालादस्ती को दोबारा मनवाना था। दर हकीकत सदर डोनाल्ड ट्रंप जो 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने में नाकाम रहे, उसके बाद अपनी बैनुल अक़वामी हैसियत को बहाल करने के लिए जारहाना खारजा पॉलिसी की तरफ लौटते दिखाई देता है। और वेनेजुएला में होने वाली कार्रवाई ने यह तासुर मज़ीद मजबूत कर दिया है कि ट्रंप वही सख्त गिर हिकमत अमली अपना रहे हैं जिसके खिलाफ वो माजी में सियासी मुहिमात के दौरान बयानात देते रहे हैं, और यही तजाद आलमी तशवीश की बड़ी वजह बन चुका है। बहरहाल अमरीका की वेनेजुएला में हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में अपना रद्दअमल दिया है और पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का कहना है कि एक तरफा फौजी कार्रवाई रियासत और रियासती खुद मुख्तारी की सरासर खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम से आलमी कानूनी ढांचा कमज़ोर होगा। दुनिया पहले ही कई बहरानों का शिकार है। उस्मान जदून ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसकी एक झलक।
इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के अंदर मदाखलत और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाने के बाद जो अमेरिकी अदालत ने फैसला जारी किया, उसके ऊपर जो रद्दअमल सामने आ रहा है वो रशिया, चाइना, इवन एशियन कंट्रीज़ की तरफ से हो। हाउ डू यू सी दिस? मतलब ये अमेरिका के लिए आपको लगता है कि, और ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबली, क्या कोई बड़ा इशू इमर्ज होता हुआ देख रही हैं? ये इशू तो बहरहाल है, इसमें इशू होने में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पता नहीं हम इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। ये तो बहुत दफा पहले भी हो चुका है। अब शायद कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, जैसे ग्रीनलैंड जो है, तो वो पहले ये होता है मिडल ईस्ट में, पहले ये होता है हमारे ग्लोबल साउथ में, तो इतना कोई शायद खास फर्क नहीं पड़ता। तो जब एक यूनिपोलर मोमेंट है, एक कंट्री को इतनी इम्प्यूनिटी है, उसकी पूरी दुनिया के ऊपर मोनोपोली है, तो गुंडागर्दी तो उसका जो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है, उसका आउटकम है। तो ये वही है, यही मुअम्मर कदाफी का था, यही रिसेंटली हमने सीरिया में देखा, और उसी को बिल्कुल रेप्लिकेट किया गया वेनेजुएला में, जहां पे पूरी की पूरी जो है उनका जो हुकूमती मशीनरी है उसको खरीद लिया गया। जो आज की खबरें हैं, जाहिर है थोड़ी सी फॉग जब छट रही है, तो उसमें यही हुआ है कि उनके करीब तरीन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी, सुनने में ये भी आ रहा है कि गल्फ के कंट्रीज भी बीच में मीडिएशन कराते रहे कि सिर्फ मदुरो को हटा दो तो बाकी जो है, बाकी जो जहां है वो बैठा रहे, तो वगैरह वगैरह। तो बेसिकली क्या है, एक रिजीम चेंज है, एक ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, और उस पे अब हमें इक्का दुक्का आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो भी वेस्टर्न वर्ड से, जिसे हम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ड कहते हैं। तो हमें लग रहा है कि शायद कुछ नया हो गया है। ये बहुत दफा हुआ है, सद्दाम हुसैन का क्या कसूर था, उसके साथ जो कुछ हुआ था। तो इसकी रेप्रिकॉशंस ये हैं कि अब चूंकि नई जो इनकी एक पॉलिसी है अमेरिका की, जिसमें वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर यूरोप उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर शाजिया चीमा मौजूद थी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया चीमा साहब, आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक के खिलाफ जुआ ऐप्स की प्रमोशन के मुकदमे में होने वाली हालिया पेशरफ्त ने न सिर्फ कानूनी हलकों बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए भी तशवीश और तवज्जो का नया दायरा खोल दिया है। जैसा कि आज सेशन कोर्ट लाहौर में एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी की रूबरू अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत के दौरान दोनों मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत में पेश किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह हालिया दिनों में कराची सिटी कोर्ट में रजब भट्ट और नदीम मुबारक पर वकला की जानिब से होने वाला तशद्दुद भी समझा जा रहा है। इस सख्त सिक्योरिटी से यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं कि रियासत इस केस को मामूल की अदालती कार्रवाई की बजाय हसास और हाई प्रोफाइल मामला तस्वुर कर रही है। अब जैसा कि समाअत के दौरान NCCI के वकील ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर हाई कोर्ट में मसरूफ होने के बायस केस का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, जिस पर अदालत से मोहलत तलब की गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड जमा कराने का वक्त देते हुए रजब भट्ट और नदीम मुबारक की अबूरी जमानत में 26 जनवरी तक तौसीह कर दी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये मोहलत इस बात की निशानदेही करती है कि अदालत हतमी फैसले से कबल तमाम शवाहिद और तफ्तीशी पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेना चाहती है, क्योंकि ये मुकदमा मुस्तकबिल में सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तशहीर के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अहम नज़ीर भी बन सकता है। दूसरी जानिब NCCI की जानिब से दर्ज मुकदमा इस बात की तरफ इशारा करता है कि रियासत अब सोशल मीडिया पर होने वाली जुआ ऐप्स की तशहीर को संजीदा जुर्म के तौर पर देख रही है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए नौजवान तबका तेजी से मुतासर हो रहा है। इस केस का एक अहम पहलू यह भी है कि रजब भट्ट जैसे मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई दरअसल दीगर इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किए गए इक़दाम भी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं। माजी में सोशल मीडिया जुआ ऐप्स की प्रमोशन को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब रियासती इदारे इस रुझान को माशरती बिगाड़ और माशी इस्तेहसाल से जोड़कर देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के मुकदमात में सख्ती देखने में आ रही है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस केस में फैसला कुन नुक्ता ये होगा कि आया इस्तगासा ये साबित कर पाता है कि मुल्ज़िमान ने जानबूझकर और माली फ़ायदे के एवज़ गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स की तशहीर की या नहीं। अगर NCCI डिजिटल शवाहिद, माली लेन देन और प्रमोशन मुआहिदों को अदालत में पेश करने में कामयाब हो जाती है तो ये केस मुस्तकबिल में मीडिया रेगुलेशन के हवाले से एक मिसाल भी बन सकता है। दूसरी जानिब अगर शवाहिद कमज़ोर साबित हुए तो ये मुकदमा महज एक वक्ती दबाव के तौर पर भी देखा जाएगा। बहरहाल समाजी सतह पर भी ये केस अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझान पर पहले ही तशवीश पाई जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की जानिब से खुदकुशी की कोशिश का वाकया सामने आने के बाद इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट ने कई तशवीशनाक हकायक आश्कार कर दिए।
पुलिस के मुताबिक हालिया वाक़े ने यूनिवर्सिटी के एक टेस्ट में कम नंबर आने के बायस शदीद तालिबा जहनी दबाव का सामना कर रही थी। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि तालिबा को 35 में से सिर्फ 18 नंबर मिले, जिसके बाद उसने अपने वालिद और भाइयों को आगाह किया कि वो मजीद पढ़ना नहीं चाहती और इसी जहनी कैफियत में तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जहाँ डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि उसकी रीढ़ की हड्डी और फेफड़ों को शदीद जख्म पहुंचे और मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस ने तालिबा का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला भी कर लिया है, जबकि तालिबा के दोनों भाइयों के तफसीली बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि ये मालूम हो सके कि तालिबा किन हालात और दबाव का शिकार थी। अब ये वाक़या इसलिए भी गैर मामूली अहमियत रखता है कि ये किसी निजी यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला दूसरा खुदकुशी का वाक़या है जो तालीमी इदारों में तलबा की जहनी सेहत पर संगीन सवालात उठाता है। निजी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले तलबा पहले ही फ़ीस के भारी बोझ, वालिदैन की तवक्कुआत और मुस्तकबिल के गैर यकीनी हालात से दबाव में होते हैं। ऐसे में तालीमी माहौल अगर मज़ीद सख्त हो जाए तो नताइज ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी की एक तालिबा के मौक़िफ़ के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में असातिज़ा की जानिब से पढ़ाई के हवाले से गैर मामूली दबाव डाला, ख़ास तौर पर डी फार्मेसी डिपार्टमेंट के असातिज़ा के रवैये को इंतहाई सख्त करार दिया गया है। तालिबा इस हवाले से क्या कहती है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हमारा BDS डिपार्टमेंट है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, मतलब हमारा बहुत सख्त डिपार्टमेंट है, पर जो डी फार्मेसी है वो उससे भी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं उनके टीचर्स उनको, और ये डिपार्टमेंट मतलब बहुत ही इनके बच्चे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो इसे नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या तालीमी मयार बरकरार रखने के नाम पर तलबा की जहनी बर्दाश्त को नज़रअंदाज किया जा सकता है, और क्या असातिज़ा की जिम्मेदारी सिर्फ इम्तहान लेना और नंबर्स देना है, या तलबा की रहनुमाई और जहनी सपोर्ट भी उनके फ़राइज़ में शामिल है। तालीमी माहिरीन के मुताबिक नंबर्स हासिल करने की दौड़ और नाकामी का खौफ नौजवान तलबा को शदीद जहनी तनाव में मुब्तला कर देता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अक्सर निजी यूनिवर्सिटीज़ में मौसर काउंसलिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, और अगर कहीं मौजूद है तो फिर तलबा को इस तक रसाई या एतमाद हासिल नहीं होता। नतीजतन तालिब इल्म अपने मसाइल अकेले बर्दाश्त कर जो बाज़ औक़ात इंतहाई कदम की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।